हेलो बच्चों। आज हम 17 लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है अंडमान डायरी, जिसके लेखक है श्रीकांत वर्मा। डायरी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। डायरी क्या होती है? डायरी वो होती है जो हम लिखते हैं। जैसे हम अपने जीवन में किसी किसी को होती है हैबिट डायरी लिखने की, पूरे दिन में जो भी हुआ वो उसके बारे में डायरी में लिखते हैं, या एक साल में या एक महीने में जो घटना हुई। हर किसी की अलग अलग आदत होती है डायरी लिखने की। हमारा देश प्रकृति का खूबसूरत संग्रहालय है। कहीं बर्फीली चोटियां हैं, कहीं हरे भरे खेत हैं। ये तो पता ही है आपको कि हमारा जो देश है वो जो है वहाँ पर इतने अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, रहने के लिए। जो भी पहाड़ी एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जानते ही उत्तराखंड की तरफ या हिमालय है, हरिद्वार वगैरह सब लोग जाते हैं तो देखते ही हैं कि कितनी हमारा जो प्रकृति है हमारे देश की वो कितनी अच्छी है। कहीं बर्फीली चोटियां हैं, कहीं हरे भरे खेत हैं, कहीं कलकल करती नदियां हैं, कहीं जंगल की वेनेली, कहीं मूर्थल के धोरे हैं, कहीं जंगल की वेनेली हिरितिमा है, कहीं सागर की जल लहरिया है, कहीं सुदूर पानी के मध्य हरे भरे द्वीप हैं। इन प्रकृति संरचनाओं ने हमारे मन को गहराई तक प्रभावित किया है। हिमालय के आश्रम, नदी के उद्गम, सागर के संगम और अरण्य की गोधूलियां की हम अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन इन चर्चाओं में भारत का मुख्य भूमि से दूर कुछ टापुओं की ओर हमारा ध्यान सहसा नहीं जाता। भूगोल ने इस द्वीपों की नेति में अकेलेपन का अभिशाप घोल दिया है। अकेलेपन की यातना को पहचान कर अंग्रेजों ने इन्हें दंड द्वीप के रूप में रूपांतरित कर दिया था। हमारे देश में बहुत सी अच्छी ऐसी जगह जहाँ बर्फ गिरती है या जहाँ पहाड़ होते हैं या जहाँ पर खेत खलियान होते हैं, जो भी घूमने की अच्छी जगह है। कई जगह तो ऐसी है कि सब लोग जानते हैं, थोड़ी सी छुट्टी होती है तो लोग घूमने चले जाते हैं, अपनी फैमिली को लेके खुद घूमने चले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं। पर हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश में ऐसे भी कई जगह है जिसका हर किसी को नहीं पता, या तो कुछ लोगों को पता है या तो अभी तक भी कुछ ऐसी इतनी अच्छी जगह है जहाँ के बारे में हर कोई नहीं जानता। स्वाधीनता की चाह में अपने मूक बलिदानों से अगणित स्वतंत्रता प्रेमियों ने इन द्वीपों पर अस्थि दान किए हैं। आज हम नीले अंबर के नीचे आजादी का उत्सव मनाते हैं। आजादी के जयघोष की नींव में विषाद के जो क्षण हैं उसी का साक्षात्कार ने श्रीकांत वर्मा की इस अंडमान डायरी का विषय है। जैसे हमारे देश में बहुत से टापू हैं, उन्हीं टापुओं में से एक था जिसे काला पानी बोला जाता था। काला पानी सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि काला पानी की सजा दी जाती थी, जबकि वो बहुत ही सुंदर द्वीप है। पर अंग्रेजों ने उस द्वीप को, जिसे हिंदुस्तानी नहीं जानते थे, उन्होंने उसको यातनाएं देने के लिए वहां जेल बना दी और उस द्वीप को दंड देने का एक ऐसा जरिया, ऐसा जगह जगह बना दी कि वो हमारे माइंड में अब सुनते ही आता है कि अच्छा काला पानी, तो वहां तो सजा ही मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अंडमान डायरी। शनिवार 4 जनवरी 1986, पोर्ट ब्लेयर। हर हंसी के पीछे आंसू होते हैं। कुछ आंसू यहाँ भी बहाए गए पोर्ट ब्लेयर में, जो कभी काला पानी के नाम से जाना जाता था। काला पानी हमारी भाषा का एक मुहावरा बन गया, सुदूर निष्कासित जिसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं। बोला जाता था कि जिसे भी काला पानी की सजा होगी वो दोबारा वापस आएगा ही नहीं। उसे, अगर वो एक बार काला पानी चला गया तो वो वहां पे मर जाएगा, वो वहीं पे रह जाएगा, पूरी जिंदगी उसकी ऐसे ही निकल जाएगी, पर वो वहां से वापस नहीं आ पाएगा। मगर काला तो नहीं, ये पानी सुंदर है, हरा है, नीला है, चारों ओर द्वीप हैं, मुगिया पहाड़ी द्वीप, जैसे समुद्र पर कछुए आसन मारकर बैठ गए हों और बैठे ही हों शताब्दियों से। 300 से अधिक द्वीप, सुरमय मनोरम। फिर क्या काला था? काला पानी जिस जगह को बोला जाता है, वो जो द्वीप है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत सुंदर नदियां हैं, टापू हैं, वो बहुत ही सुंदर जगह है। पर उस सुंदर जगह को अंग्रेजों ने हमारे ही देश के
द्वीप में हमारे ही देशवासियों को सजा देने की एक जगह बना दी। वही इसमें लेखक ने बोला है। फिर क्या काला था? काले थे हिंदुस्तानी, हमारे पूर्वज, क्रांतिकारी, देशभक्त, जिन्हें गोरे शासक इसीलिए यहाँ भेजते थे कि उन्हें देश प्रेम का मजा चखाया जाए, उन्हें पता चले कि यंत्रणा, असह्य यंत्रणा, मानवीय यंत्रणा क्या होती है। अपराह्न जब मैं सेल्युलर जेल गया तो मैंने देखा अपनी सभ्यता पर नाज करने वाले अंग्रेज कितने कुरूप, बदशक्ल, मनहूस, अमानुषिक कारागृह खड़े कर सकते हैं। मानवीय स्वतंत्रता की पक्षधरता का दावा करने वाली गोरी जाति किस तरह इंसान को उन शिक्षों में एक नहीं, दो दो दशक, 10-10, 20-20 वर्ष कैद कर रख सकती है। इन शिक्षों में जहां से कोई निकल नहीं सकता और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक पतली सी सूरज की किरण को छोड़कर जो संसार को सुख भरी नींद से जगाती है, लोग बाग अंगड़ाइयां लेते होठों पर मुस्कान लिए उठते हैं। किरण जो औरों के लिए आशा का संदेश लिए आती है, इन अभागों के लिए, इन अभागों के लिए जो यहाँ अंडमान में काला पानी भोग रहे थे। सुबह कभी कोई आशा का संदेश नहीं लाई और शाम आई तो वह भी डरती डरती उनकी कोठरियों की दहलीज पर एक स्वप्न मात्र रख गई, आजादी का स्वप्न। काला पानी में जो कोठरियां हमारे देशवासियों को, हमारे क्रांतिकारियों को बंद, जेल में बंद करने के लिए जो जेल बनाए गए थे, जो कोठरियां बनाई गई थी, इस तरह से बनाई गई थी, उन्हें इतनी यातनाएं देते थे कि वहां पे सूरज की किरण तक नहीं जाती थी। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई। बस उन पे अत्याचार किए जाते थे। किस लिए? हमारे ही देश से, हमारे ही क्रांतिकारियों को निकालने की साजिश करते थे। इतनी इतना उन पर जुल्म किया जाता था कि काला पानी के नाम से ही सब लोग थर थर कांपते थे। कितनों ने दम तोड़ दिया भूख और बीमारी से। क्या देते थे उन्हें वे? भोजन के नाम पर मुझे बताया गया कि रात को लोगों पर कोड़े बरसाए जाते थे या गालियां। दूसरे सवेरे जब अंग्रेज जेलर के सामने उनकी पेशी होती थी, मगर किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। हथियार डालने का मुहावरा गलत होगा, हथियार थे ही कहाँ उनके पास। नीचे की 4 कोठरियां काल कोठरियां हैं जहां उन्हें फांसी से पहले रखा जाता था। हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो जेल में जो काला पानी की जिन्हें सजा दी जाती थी, उन्हें खाना पीना कुछ नहीं दिया जाता था। किसी को बुखार है, किसी को दर्द है, कोई उन पे बस जुल्म किए जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे। कोई खाना नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस उन्हें उन पर जुल्म ही होते थे और फिर उन्हें फांसी दे दी जाती थी। इन काल कोठरियों के ठीक सामने कुछ ही कदम की दूरी पर फांसी घर है। बाहर एक चबूतरा। फांसी के पहले तड़के कैदी को इस चबूतरे पर लाया जाता था। अंग्रेज बड़े उदार थे। मौत के पहले कुछ क्षण वे आदमी को खुली हवा में सांस लेने की छूट देते थे। वे बड़े धर्म भीरू थे, है ना? लेखक ने टोंट कसते हुए कहा है कि उन्हें कोठरी में बंद रखते थे, लेकिन जब फांसी देनी होती थी तो सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए उन्हें खुली हवा में छोड़ देते थे, ये सोचकर, ये बोलकर कि हम देखो, हम तुम पर कितना एहसान कर रहे हैं, हम कितने उदार दिल के, कितने बड़े दिल के हैं कि तुम्हें फांसी देने से पहले हम एक मौका दे रहे हैं कि तुम खुली हवा में कुछ देर रहकर जी लो। तभी तो कैदी को स्नान ध्यान कराया जाता था, गीता, बाइबल, कुरान के पाठ की सुविधा दी जाती थी और उनके स्वतंत्रता प्रेम की तो अन्यंत्र कोई मिसाल ही नहीं। फांसी पर चढ़ाने के पहले पूछते थे, अंतिम इच्छा? कितनों ने उत्तर दिया होगा, आजादी। क्या उन्होंने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की? शेक्सपियर के नाटकों में ट्रेजेडी ट्रेजेडी रहती है, कॉमेडी कॉमेडी, मगर ये शेक्सपियर को घर भूल आए थे। यहाँ आकर उन्होंने सीखा था ट्रेजेडी को कॉमेडी में और कॉमेडी को ट्रेजेडी में बदलना। तभी तो वे फांसी की सुबह तमाम कोठरियों के द्वार खोल देते थे ताकि बाहरी शिक्षों से कैदी देख सके अपना भविष्य। फांसी, आजादी की मांग करने वालों का भविष्य फांसी।
विदेश शासकों को बाहर खदेड़ने का मंसूबा रखने वालों का भविष्य फांसी। फांसी पर चढ़ने का हौसला रखने वालों का भविष्य फांसी, और फांसी की रस्सियों की परवाह न करने वालों का भविष्य फांसी। देखो, तुम्हें इसी तरह फांसी पर चढ़ाया जाएगा। देखो, फांसी पर लटक कर तुम्हारी जीभ, आजादी का नारा लगाने वाली जीभ, इसी तरह बाहर निकल जाएगी। देखो अपना हश्र, देखो देखो अपनी लड़ाई का हश्र, देखो देखो अपने देश का हश्र, देखो देखो हम तुम्हें किस तरह नहला धुलाकर पवित्र करते हैं। गंगा जल नहीं हुआ तो क्या हुआ, काला पानी तो है, और अब तुम्हें उस लोक में भेजते हैं जहां फांसी नहीं होती। कम से कम आजादी चीख पड़ने पर फांसी नहीं होती, जहां कोड़े नहीं लगाए जाते। नर्क में जरूर लगाए जाते हैं, मगर अंडमान आने के बाद नर्क जाने की जरूरत क्या है, जहां वह शरीर ही नहीं जिसे लटकाया जा सके। जिन भी क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा होती थी, उन्हें एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाता था। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था। बाहर की रोशनी, बाहर की हवा उन तक नहीं पहुंचती थी। अंदर ही अंदर घुट घुट कर वो जीते थे। उन पर रात दिन कोड़े बरसाए जाते थे, जुल्म किए जाते थे, मारा पीटा जाता था, उन्हें गालियां दी जाती थी। जबकि उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि हमें आज़ादी चाहिए। वो अपनी बात से नहीं हटते थे, इस बात की परवाह किए बिना। और फिर कुछ टाइम बाद जब उनका शरीर भी साथ छोड़ देता था, या अंग्रेज़ों का जब होता था कि अब हमने इन्हें बहुत जुल्म कर लिया इन पर, तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता था। यही लेखक इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि काला पानी क्या था। काला पानी, असल में काला पानी जो है वो द्वीप कोई सच में काला पानी उस तरह का नहीं है कि वो खराब जगह है, गलत जगह है, या वहां जाकर कोई मर जाता है। उस काला पानी, उस द्वीप को जो अंग्रेजों ने अपनी अ, हरकतों से, अपने प्रताड़न करने की वजह से उसको एक गलत नाम दे दिया, उसको एक गलत तरह से उन्होंने दिखाया, सामने रखा कि काला पानी बहुत ही खराब जगह है। और रोज ही या अक्सर ये दृश्य दोहराया जाता। फांसी घर में एक साथ 3 व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था है। इसका अर्थ ये हुआ कि कई बार 3-3 व्यक्तियों को एक साथ फांसी दी जाती थी। फांसी के पहले कितने चीखों से आसमान भर गया होगा। कुछ रोए होंगे, कुछ चिल्लाए होंगे, कुछ ने नारा लगाया होगा, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी, क्रांति अमर रहे। जिन्होंने ये नारे लगाए वे पागल थे। कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही स्वयं को खतरे में डालता है। समझदार कोई जोखिम नहीं उठाते, कोई खतरा मोल नहीं लेते, चाय भी फूक फूक कर पीते हैं। फांसी घर के सामने की कारा की दूसरी मंजिल ही सबसे अंतिम कोठरी सावरकर की थी, जिन्हें सबसे खतरनाक कैदी माना जाता था। 1910 में उन्हें यहाँ लाया गया। 1921 में इस जेल से उनकी रिहाई हुई। उनकी कोठरी को एक लोहे की दीवार उनकी कोठरी को एक लोहे की दीवार खड़ी करके कारागार से अलग कर दिया गया था। कोई भी कोशिश कामयाब ना हो भाग निकलने की। बरसों यहाँ रहने के बावजूद सावरकर को ये ना मालूम हो सका कि उनके भाई भी इसी कारागार में कैद हैं। मेरे मन में सावरकर के प्रति पूर्वग्रह था, क्योंकि उनका संबंध हिंदू महासभा से रहा। मैंने ये नहीं सोचा कि एक हिंदू के रूप में अपनी अस्मिता की तलाश सांप्रदायिकता नहीं, कम से कम ऐसा व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं हो सकता जिसने देशभक्ति की इतनी बड़ी सजा भोगी हो। जेल के बाहर सावरकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। मेरा सिर झुक गया, श्रद्धा में और कुछ शर्म में। हम कितने शीघ्र दूसरों के विषय में फतवा कर दे देते हैं। और अगर तर्क के जरिए तुम लोग ये प्रमाणित कर भी लो कि सावरकर सांप्रदायिक थे, तो मुझे तुम्हारा तर्क मंजूर नहीं। मैं कवि हूँ, मैं तर्क नहीं जीता। मेरे लिए सावरकर एक वह व्यक्ति है जो हाथों पैरों में हथकड़ी बेड़ी पहने बरसों इस भयानक कोठरी के अंधेरे में कैद रहा, मगर ना वाणी अवरुद्ध हुई, ना आत्मा। शाम हो चली है, समुद्र पर चिड़िया मंडरा रही हैं, हजारों की तादाद में। कौन जानता है ये हमारे पूर्वजों की मृत आत्माएं हों। कुछ मेरी खिड़की के शीशे से आकर टकरा जाती हैं, या वे मुझे जगा रही हैं गहरी नींद से। जागो, तुम नींद में हो, नींद में चल रहे हो, नींद में लिख रहे हो, नींद में जीवन जी रहे हो। जीवन वह है जो इस सिखचों में रहने वालों ने जिया। मैंने अपने कमरे
की बत्तियां नहीं जलाई। रहने दो ये अंधकार, होने दो पूर्वजों से मृत आत्माओं से मेरा यह संवाद। नीचे पहाड़ी के नीचे समुद्र है, पानी दूर तक फैला पानी। अरे ये तो सचमुच काला हो चला यह पानी। काला पानी में लेखक, ये जो मैंने अभी आपको बताया काला पानी, यही लेखक बताना चाह रहा है कि काला पानी जो है बहुत ही सुंदर द्वीप है। जैसे हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, हिमालय की चोटी पे जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, हमें वहाँ पे अच्छा लगता है, बहुत से द्वीप होते हैं। वैसे ही एक समुद्री द्वीप है जो, जिसका अंग्रेजों ने उनका नाम काला पानी रख दिया और उसे ये बना दिया कि काला पानी की सजा होगी, उस द्वीप में जाके तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, तुम्हें कैद रख दिया जाएगा। वहां जाने के बाद तुम वापस कभी घर नहीं लौट सकते, तुम जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हें खाना पीना नहीं दिया जाएगा, तुम्हें टॉर्चर करके मतलब फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो जिसे भी काला पानी की सजा होती थी, तो ये मान लिया जाता था कि अगर उसे काला पानी की सजा हुई है तो अब वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेज किसी भी हाल में उसे जिंदा रहने ही नहीं देंगे, उसे इतना प्रताड़ित करेंगे, उस पर इतना जुल्म करेंगे कि वो बचेगा ही नहीं। तो इसी तरह उस सुंदर से, हमारे देश के एक सुंदर से द्वीप को अंग्रेजों ने काला पानी का नाम देके और उसे एक लोगों के मर जाने वाली जगह को और एक जेल बना के एक बंद कोठरी में तब्दील कर दिया। वही लेखक इसमें बता रहा है। तो आप सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और बाकी आप एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिए तो आपको सब अच्छे से और आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।